आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। जब दो लोग शादी करते हैं तो क्या वो अपनी अपनी तन्हाई साथ लाते हैं या फिर मिलकर एक नई, ज्यादा गहरी तन्हाई बनाते हैं? हाँ, जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर का 5वां अध्याय इसी सवाल का एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला जवाब है। कहानी की शुरुआत में विलियम स्टोनर और उनकी नई पत्नी एडिथ अपने हनीमून से लौट रहे हैं। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन माहौल में खुशी नहीं है। नहीं, एक अजीब सी घुटन है, एक तनाव है। बिल्कुल। तो चलिए इस रिश्ते की उलझी हुई गांठों को एक एक करके खोलते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये अध्याय सिर्फ एक शादी के बिगड़ने की कहानी नहीं है। ये दो इंसानों के अकेलेपन की पड़ताल है जो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। और उनका हनीमून, जो असल में जुड़ाव का पहला कदम होना चाहिए था, वो उनके लिए एक जेल जैसा बन गया। हाँ, और अब जब वो असल दुनिया में लौट रहे हैं तो वो अपने साथ उस जेल की दीवारें भी लेकर आ रहे हैं। और वही दीवारें उनके रिश्ते की नींव बनेंगी। बिल्कुल। कहानी शुरू ही इस तनाव से होती है कि वो अपना हनीमून 2 दिन पहले ही खत्म करके लौट आते हैं। स्टूनर को अब भी एक उम्मीद है। उसे लगता है कि शायद अपने शहर कोलंबिया में अपने जाने पहचाने माहौल में आकर सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए उसने वो अपार्टमेंट लिया है। हाँ, यूनिवर्सिटी के पास एक पुराने घर की दूसरी मंजिल पर। उसे लगता है कि ये एक नई शुरुआत के लिए अच्छी जगह है। और उस अपार्टमेंट का जिक्र बहुत कुछ कहता है ना। हाँ। वो एक कलाकार का पुराना स्टूडियो था, अंधेरा, खाली, और फर्श पर पेंट की चमकीले धब्बे थे। स्टोनर की नजरों में ये जगह रोमांटिक है, एक खाली कैनवस जिस पर वो अपनी नई जिंदगी की तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन एडिथ के लिए वो घर एक दुश्मन है। हाँ, एक ऐसी जंग जिसे उसे अकेले ही जीतना है। और वो उस घर में घुसते ही जंग का ऐलान कर देती हैं। वो एक ऐसे घर में पली बड़ी है जहां उसने कभी हाथ से काम नहीं किया। और यहाँ वो अपने नाजुक हाथों से फर्श और दीवारों से पेंट के धब्बे खुरचती है। दिन रात बस सफाई में लगी रहती है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, वो बुरी तरह थक जाती है। पर ये सिर्फ सफाई नहीं है ना? ये सिर्फ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये नियंत्रण कंट्रोल हासिल करने की एक हताश कोशिश है। अच्छा। सोचिए, एडिथ की जिंदगी में शायद पहली बार कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से उसका है। ये घर, उस दौर में एक महिला के लिए उसका घर ही उसकी पहचान होता था, उसका साम्राज्य। तो जब स्टोनर उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझती है। वो मना कर देती है। वो कहती है ये मेरा काम है। उसकी नज़र में स्टोनर की मदद चाहे कितनी भी नेक नियत से हो, उसके उस अकेले अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी है। वो मदद नहीं, अपनी नाकामी देख रही है। ये जिद नहीं, ये अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और इस लड़ाई में वो स्टोनर को ही अपना दुश्मन बना लेती है। ये दूरी इतनी तेजी से बढ़ती है कि 1 महीने के अंदर स्टोनर को एहसास हो जाता है कि ये शादी एक गलती थी। हाँ, और 1 साल के अंदर वो इसके सुधरने की सारी उम्मीद भी छोड़ देता है। वो खामोशी सीख लेता है। वो जानता है कि एडिथ से प्यार से बात करने की या उसे छूने की हर कोशिश का अंजाम क्या होगा। एडिथ खुद को एक खोल में बंद कर लेगी और कई दिनों तक घर के कामों में खुद को सजा देगी। और उनका जो शारीरिक रिश्ता था वो शायद इस अध्याय का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। हाँ, वो एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह सोते थे। कभी कभी गहरी नींद में एडिथ अनजाने में उसके करीब आ जाती थी। और उन पलों में स्टोनर की उम्मीद जाग जाती थी, उसका संयम टूट जाता था। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता, एडिथ का शरीर पत्थर की तरह कट जाता और वो अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती, जैसे वो कोई हमला सह रही हो। बिल्कुल। ये पढ़ना ही इतना मुश्किल है। स्टोनर जल्दबाजी में अपना प्यार जताकर फिर खुद से ही नफरत करने लगता है। उपन्यास में ये भी लिखा है कि वो उन पलों का इंतजार करने लगा जब एडिथ इतनी गहरी नींद में हो कि कोई प्रतिक्रिया ही न दे। हाँ। उसकी उस बेहोशी में वो एक तरह की सहमति का भ्रम पा लेता था। ये कितना अकेलापन है। और वो इस सब के लिए खुद को दोषी मानता है। उसे लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है। यही तो त्रासदी है। वो अपनी पत्नी की नाखुशी का सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि समस्या उसकी नहीं बल्कि एडिथ की अपनी अंदरूनी दुनिया की है, उसकी परवरिश की है, उसकी अधूरी ख्वाहिशों की है। और इसी अपराध बोध में वो उसे खुश करने की छोटी छोटी नाकाम कोशिशें करता है। उसे तोहफे देता है, पिकनिक पर ले जाता है, अपने काम के बारे में बताता है, लेकिन हर कोशिश बेकार। फिर बस एक आइडिया आता है, लोगों से मिलना जुलना, दावतें देना। शायद सामाजिक होने से एडिथ का अकेलापन कम हो। और यहाँ एडिथ का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। हाँ, दावत की तैयारियों के दौरान वो थकी हुई, चिड़चिड़ी और परेशान रहती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजती है, एक जादू सा हो जाता है।
वो एक शानदार, खुशमिजाज और आत्मविश्वासी मेजबान बन जाती है। वो इतनी सहज और हंसमुख दिखती है कि स्टोनर को पहचानने में ही नहीं आती। वो मेहमानों के सामने स्टोनर को प्यार से विली कहकर बुलाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, एक परफेक्ट पत्नी होने का नाटक करती है। लेकिन ये नाटक उसे अंदर से खोखला कर देता है। जैसे ही आखिरी मेहमान दरवाजे से बाहर निकलता है, वो मुखौटा गिर जाता है और वो पूरी तरह टूट जाती है। वो मेहमानों में काल्पनिक बुराइयां निकालती है, अपनी छोटी छोटी गलतियों पर घंटों अफसोस करती है। ये साफ दिखाता है कि उसका ये सामाजिक व्यवहार एक कवच है, जिसके पीछे वो अपनी असुरक्षा और दर्द को छिपा रही है। और एक शाम ये कवच सबके सामने ही टूटकर बिखर जाता है। हाँ, वो डिनर पार्टी, वो इस अध्याय का सबसे जरूरी मोड़ है। बिल्कुल। स्टोनर अपने पुराने दोस्त गॉर्डन फिंच और उसकी मंगेतर कैरोलिन विनगेट को खाने पर बुलाता है। फिंच जो जिंदा दिली से भरा हुआ इंसान है। हाँ, और उन दोनों के बीच एक बहुत ही आसान और सच्चा प्यार है, जिसे देखकर स्टोनर को एक तरह से जलन होती है। वो वैसा ही रिश्ता चाहता था। और शुरू में शाम बहुत अच्छी गुजर रही होती है, बहुत अच्छी। एडिथ भी महीनों बाद वाकई में खुश और सहज दिख रही है। फिंच उसके साथ मजाक कर रहा है और वो हंस रही है। माहौल बहुत हल्का फुल्का है। फिर वो लोग अपने पुराने दोस्त डेव मास्टर्स को याद करने लगते हैं, जो लड़ाई में मारा गया था। हाँ, वो एक भावुक पल होता है। फिंच बताता है कि डेव हमेशा से यूरोप जाना चाहता था, शायद इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ था। और बस यही वो शब्द है, यूरोप। वही ट्रिगर था। हाँ, इसे सुनते ही एडिथ के अंदर कुछ टूट जाता है। वो अचानक कहती है, मैं भी एक बार यूरोप जाने वाली थी। हाँ, वो स्टोनर को याद दिलाती है कि कैसे शादी से ठीक पहले वो अपनी आंटी के साथ यूरोप जाने वाली थी। उसकी मुस्कान चेहरे पर जम जाती है, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, अब मैं शायद वहां कभी नहीं जा पाऊंगी। यूरोप यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक प्रतीक है, उस जिंदगी का जो वो जी सकती थी, उस इंसान का जो वो बन सकती थी। सही बात है। शादी करके उसे लगता है कि उसने वो संभावना हमेशा के लिए खो दी है, और फिर वो दर्द जो उसने इतने महीनों से अपने अंदर दबा रखा था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो चीखती है, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। ये सुनना ही इतना तकलीफदेह है। उस कमरे में होना कितना मुश्किल रहा होगा। फिंच और कैरोलिन शर्मिंदा होके चले जाते हैं, और स्टोनर दरवाजे के बाहर खड़ा एडिथ की सिसकियों को सुनता है, एक ऐसी आवाज जो अजीब तरह से सपाट और भावनाहीन थी। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी को पहले कभी रोते हुए नहीं सुना। इस तरह का भावनात्मक विस्फोट किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। तो उस रात के बाद उनके घर का माहौल कैसा हो गया? और भी खराब। उस घटना के बाद एडिथ और भी ज्यादा खामोश और अकेली हो जाती है। वो घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर देती है। उसकी आंटी एमा अक्सर उससे मिलने आती, और वो दोनों अपनी एक अलग दुनिया बना लेती हैं, जिसमें स्टोनर के लिए कोई जगह नहीं थी। और स्टोनर वो कहा जाता, वो अपनी किताबों और अपनी क्लासों में शरण लेता है। हाँ, काम उसका सहारा बन जाता है। उपन्यास में लिखा है कि वो तीव्रता और क्रूरता के साथ काम करता है, ज्यादा क्लास लेता है, अपनी थीसिस को एक किताब में बदलने पर काम शुरू कर देता है। तो ये उसके लिए अपनी असफल शादी की हकीकत से भागने का एक तरीका बन जाता है। हाँ, एक एस्केपिज्म है। देर रात जब वो लाइब्रेरी से घर लौटता तो बाहर की दुनिया, पेड़ों की सरसराहट, हवा में फैली फूलों की खुशबू, बस यही पल उसे सुकून देते थे। हाँ, उसे एक मकसद जरूर मिलता है, लेकिन ये सामना नहीं है। वो अपने रिश्ते की हकीकत का सामना करने के बजाय खुद को काम में डुबो देता है। सही बात है। वो अपनी बेटी के साथ एक आसान और एक शुद्ध प्यार की दुनिया बना लेता है। ये उसके लिए एक राहत है, लेकिन क्या ये परिवार की असली समस्या को हल करता है? नहीं, शायद नहीं। ये बस दर्द को कुछ देर के लिए भुलाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और फिर लगभग 3 साल की खामोश और ठंडी शादी के बाद एक सुबह नाश्ते की मेज पर एडिथ एक घोषणा करती है, बिना किसी भूमिका के। हाँ, बहुत ही सपाट आवाज में। वो कहती है कि वो एक बच्चा चाहती है, जैसे वो सब्जी खरीदने की बात कर रही हो। स्टोनर तो हैरान रह जाता है। बिल्कुल, ये फैसला इतना अचानक और बिना किसी भावना के आता है। और स्टोनर के यूनिवर्सिटी जाने के बाद का सीन बहुत कुछ कहता है। एडिथ आईने में खुद को देखती है जैसे वो शरीर किसी और का हो। फिर वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और दोपहर तक इंतजार करती है। ये उसके अपने शरीर और अपनी इच्छाओं से गहरे अलगाव को दिखाता है। ये प्यार या चाहत का फैसला नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी योजना है, एक काम है जिसे पूरा करना है। जब स्टोनर शाम को घर लौटता है तो उसे एडिथ बिस्तर पर नग्न मिलती हैं।
उसकी आंखें खुली और भावहीन थी। और फिर वो शिकारी जानवरों की तरह उसके कपड़ों पर झपटती है। ये उनके जीवन का जुनून का इकलौता दौर था जो लगभग 2 महीने तक चला। लेकिन ये प्यार से पैदा हुआ जुनून बिल्कुल नहीं था। नहीं, उपन्यास इसे एक भूख कहता है जिसका एडिथ के व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं था। एक जैविक जरूरत। हाँ, बस वो एक भयंकर लेकिन अलग दृढ़ संकल्प के साथ एक दूसरे से जुड़ते। ये जुनून उनके रिश्ते के खालीपन को भरने की बजाय उसे और ज्यादा उजागर करता है। 2 शरीर थे, 2 आत्माएं नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही मकसद पूरा होता है वो जुनून खत्म हो जाता है। तुरंत। जून में जैसे ही एडिथ गर्भवती होती है सब कुछ बंद हो जाता है, इतनी तेजी से जैसे किसी ने बत्ती बंद कर दी हो। वो स्टोनर का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाती। और जिस बिस्तर पर उनका तथाकथित जुनून था अब वो उसकी बीमारी का बिस्तर बन जाता है। और स्टोनर फिर से एक नई भूमिका में आ जाता है, एक देखभाल करने वाले की। हाँ, वो घर का सारा काम करता है, खाना बनाता है, एडिथ की देखभाल करता है। शाम को वो थोड़ी देर के लिए ऐसे बात करते हैं जैसे वे पुराने दोस्त या थके हुए दुश्मन हों। रिश्ता एक नया लेकिन उतना ही ठंडा मोड़ ले लेता है। और फिर मार्च 1923 में उनकी बेटी ग्रेस का जन्म होता है। वो एक खूबसूरत बच्ची है और विलियम को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। सालों का दबा हुआ स्नेह, वो प्यार जो वो एडिथ को कभी नहीं दे सका, अब उसे एक ठिकाना मिल जाता है। हाँ, उसे अपनी बेटी की देखभाल करने में एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये स्टोनर के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ है। उसे जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। हाँ, और ग्रेस के जन्म के बाद लगभग 1 साल तक एडिथ बिस्तर पर ही रहती है। तो स्टोनर अकेले ही घर और 2 असहाय लोगों की देखभाल करता है। किताब की एक लाइन है, वो अपनी बेटी के लिए पिता से ज्यादा माँ था। हाँ, वो उसके डायपर बदलता, उसे नहलाता, खिलाता और परेशान होने पर अपनी बाहों में झुलाकर शांत कराता। और इसके बिल्कुल विपरीत एडिथ अपनी बेटी को चुपचाप और असहज रूप से पकड़ती थी, जैसे वो किसी अजनबी का बच्चा हो। हाँ, और जल्द ही उसे विलियम को वापस दे देती। और अध्याय इस बहुत ही मार्मिक लाइन पर खत्म होता है। कौन सी? तो अपने जीवन के पहले साल के लिए ग्रेस स्टोनर ने सिर्फ अपने पिता का स्पर्श, उनकी आवाज और उनका प्यार जाना। ये आने वाले सालों में उस परिवार के अंदर बनने वाले जटिल और दर्दनाक रिश्तों की एक साफ झलक दे देता है। बिल्कुल। तो ये थी स्टोनर और एडिथ के रिश्ते की शुरुआत की कहानी, उम्मीदों के टूटने की, अकेलेपन की, और एक ऐसे प्यार की जो गलत जगह पर खिलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आखिर में स्टोनर को पितृत्व में एक नया मकसद मिलता है, एक ऐसी भावना जो शायद उसे आने वाले मुश्किल सालों में जिंदा रखेगी। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस कहानी में प्यार कई रूप लेता है, एक तरफा भ्रम में जिया गया, एक जुनूनी भूख की शक्ल में, और फिर एक पिता के स्नेह में पूरी तरह से बदल जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब 2 लोगों के बीच का रिश्ता अपनी आत्मा खो देता है तो क्या प्यार पूरी तरह से मर जाता है, या बस जिंदा रहने के लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ लेता